हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह और आज हम 1996 की क्वेश्चंस हिस्ट्री यूपीएससी प्रीलिम्स की डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने 1993 का करा था, फिर 4 का करा था, फिर 5 का करा था और आज हम 1996 का करने वाले हैं। ये हम बेसिकली दो पार्ट में करेंगे क्योंकि 1996 में 30 क्वेश्चंस, आप देखो कि पहले कितने सारे सवाल हिस्ट्री सेक्शन से आते थे। 30 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से पूछे गए हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ये आपका है पार्ट 1 और इसी के बाद आपका होगा पार्ट 2। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स does not belong to the category of other three। मतलब ऑड वन आउट हमें देखना है। पहला है कुला। तो कुला का मतलब क्या होता है? कुल। तो कुल का मतलब क्या होता है? फैमिली। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुल का मतलब नॉर्मली फैमिली को कहा जाता है। और वंश, वंश होता है क्या? जिसको कि आप वंश भी बोलते हो, एंड दैट इज नथिंग बट दैट्स द लीनिएज। ठीक है, गोत्र, गोत्र क्या होता है? तो गोत्र होता है क्लैन। तो आप देखो ये तीनों, फैमिली, लीनिएज, क्लैन, ये सब किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली ये सोसाइटी के पैटर्न से रिलेटेड है। जो भी आप फॉलो करते हो अपनी सोसाइटी में, किस फैमिली के हो, किस लीनिएज के हो, किस क्लैन के हो। और कोष, कोष का मतलब होता है, जिसको आप कोष, कोषागार भी कहते हो, कोष भी कहते हो, उसका मतलब होता है ट्रेजरी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही ऑड वन आउट है और ये तीनों सिमिलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले ये आप देख लो, चहल प्रीलिम्स क्रैकर प्रोग्राम। अगर अपना स्कोर अपना बूस्ट करना चाहते हो 120 प्लस इन द कमिंग प्रीलिम्स 2025, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बिल्कुल ही आपके लिए है। ये 4 मंथ्स का प्रोग्राम होगा और ये कंप्लीट ऑनलाइन मोड में होगा। ये प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें 500 प्लस क्लासेस होंगे, डेली टेस्ट होंगे, करंट अफेयर्स के सेशन होंगे, प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन भी होगा हर एक सेशन के बाद। प्रीलिम स्कोर बूस्टर सेशंस भी होगा। मतलब कि इसमें आपको पूरा पीवाईक्यू का डिस्कशन तो होगा ही, और प्लस पीवाईक्यू के ही थीम्स और पैटर्न से रिलेटेड आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे कि आपके लिए एग्जाम विल बी अ केक वॉक। तो बेसिकली इसमें लिमिटेड सीट्स है और अभी आपको ये जीएस प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर्स 14,999 में मिल रहा है और जीएस और करंट अफेयर्स आपको 12,999 में मिल रहा है। ये आपका लिमिटेड सीट्स है इसके लिए और ये कोर्स शुरू होने जा रहा है 13 जनवरी 2025 से। तो प्लीज आप इसमें जरूर ही इनरोल करें अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज्ड इन ग्रीन शिस्ट इन द एज द मीडियम। तो ग्रीन तो आप समझ रहे हो, ग्रीन क्या है? ग्रीन इज नथिंग बट द कलर। और शिस्ट का मतलब होता है क्या? तो ये एक तरह से रॉक है, तो हरे रंग का पत्थर। और ये कौन सा रॉक है? तो आपको, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 3 तरह का रॉक होता है। एक होता है इग्नियस, जो डायरेक्टली अर्थ के अंदर से निकलती है। एक होती है सेडिमेंट्री, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेडिमेंटेशन और डिपोजिशन से बनती है। और एक होती है मेटामॉर्फिक, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद कंटिन्यूअस डिन्यूडेशन प्रोसेस, ये जो है रॉक जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और फॉर्म में। तो बेसिकली जो ग्रीन शिस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ नहीं है बल्कि ये एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है। और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है कि शिस्ट जो है वो किस तरह का रॉक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है। अब आप देखो कि ग्रीन कलर के मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रीन शिस्ट को मीडियम बना के कौन से स्कल्पचर में यूज किया जाता था? तो पहला मौर्य, सेकंड मथुरा, थर्ड बारहट एंड फोर्थ गंधारा। तो आपको हम बता दें कि इसका ऑप्शन होगा बारहट। तो बारहट स्तूपा जो है, बारहट स्तूपा इज वेरी वेरी फेमस। कहाँ पे है ये मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो स्तूपा में जो जाटकाज है, जाटका टेल्स है और जिस तरह की उनकी बुद्धा की अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें हमने ग्रीन
शिस्ट का जो है वो यूज देखा है, ठीक है। और ये बाराहाट स्तूपा जो है वो 2nd सेंचुरी BC के टाइम का है और ये मध्य प्रदेश में है। मौर्यास में हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। मथुरा स्कल्पचर जो है आपको पता है कुषाण के टाइम का है, इसमें भी हम ये चीज नहीं देखते और गंधारा में भी नहीं देखते हैं। और बाराहाट स्तूपा में थोड़ी बहुत हम हेलिस्नेटिक फीचर भी देखते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है। अब इसका आंसर है सी। चलो अब आगे चलते हैं हम, यही इसका आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ लेना। अभी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज अ डिवोर्स टू अ वाइफ deserted by her husband? कौन सा ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट एंशिएंट इंडिया का जो कि डिवोर्स को जो है वो बताता है, डिवोर्स को जो है अलाउ करता है? तो ये एंशिएंट टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ये है कामा सूत्रा, ये है मानव धर्मशास्त्र और शुक्रानीतिसार और अर्थशास्त्र। तो आपको बता दें कि कामा सूत्रा जो है वो किसने लिखा है, वो वात्सायन ने लिखा है और वो सेक्स एंड प्लेजर के बारे में डिफरेंट पोस्चर्स की बात करता है। तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। मानव धर्मशास्त्र, तो मानव धर्मशास्त्र में इसका कहीं से भी वर्णन नहीं किया गया है। अगर आप इसके ऑप्शन की बात करें तो अर्थशास्त्र इसका ऑप्शन है, लेकिन आप इसका अलग देखो, कामा सूत्रा जो है इट फोकसेस ऑन लव, इंटीमेसी एंड प्लेजर, इट डज नॉट प्रोवाइड डिवोर्स राइट्स इन केस ऑफ अबैंडनमेंट। अभी देखो, मानव धर्मशास्त्र जो है वो किसने लिखी थी, मनुस्मृति ने लिखी थी। मनुस्मृति आपको पता होगा कि उन्होंने स्त्री धन की भी बात करी थी, है ना। तो अगर वो स्त्री धन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में जो है वो बेटे की प्रॉपर्टी में जो है वो बहनों का हक नहीं होता है, तो आपको पता होगा कि इट विल नॉट टॉक अबाउट डिवोर्स राइट्स, है ना। तो डिटेल्स ऑफ धर्मा फॉर डिफरेंट कास्ट एंड लाइफ स्टेजेस, इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली परमिट अ वाइफ टू डिवोर्स हर हस्बैंड, क्योंकि इन्होंने बोला था कि नारी ढोल शूद्र पशु नारी, ऐसा कुछ बोला था, बाकी सारे तारण के अधिकारी। सो बेसिकली ही वाज काइंड ऑफ वेरी वेरी एंटागोनिस्टिक, और कहा जाता है कि ये विमेन के राइट्स को लेकर के बात नहीं करते थे। इन्होंने स्त्री धन की बात करी थी, इवन इन्होंने पेटर्नल प्रॉपर्टी को भी क्या किया था, वो मना कर दिया था। शुक्रानीतिसार जो है वो कंपाइलेशन है एथिकल रूल्स और कोड का, जो कि ड्यूटी किंग की बताती है और गवर्नेंस को। ये कहीं भी मैरिटल लॉ और राइट्स टू डिजर्टेड वाइफ को नहीं कवर करती है। शुक्रानीतिसार के जो राइटर हैं वो है शुक्राचार्य, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, जिसने किसने लिखा था, इसको लिखने वाले थे कौटिल्य, जिन्होंने स्टेट क्राफ्ट की भी बात की थी और इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की थी एंशिएंट इंडिया में। इन्होंने कहा था कि वाइफ जिनको कि हस्बैंड अबेंडन कर देते हैं उनके पास डिवोर्स राइट्स हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं कि अभी इस पे ये जो काम अर्थशास्त्र है, इस पे रिसेंटली भी क्वेश्चन PYQ में पूछा गया है यूपीएससी की, और 2022 का अगर आप यूपीएससी का PYQ देखोगे तो उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है इसी से रिलेटेड अर्थशास्त्र में, कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि अगर किसी दासी से अगर बेटे का जन्म होता है तो उसको लीगल वाइफ का स्टेटस राजा की मिल जाता है। तो हाँ, वो ऑप्शन सही था, ठीक है। आप 2022 का क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर देखना, और हम यहाँ पे ऐसे भी हम डिस्कस करेंगे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं, द टर्म अपभ्रंशा वाज यूज्ड इन मिडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट। अब जो अपभ्रंशा टर्म है, कहते हैं कि यही है ग्रास रूट टर्म जिससे कि हिंदी शब्द निकला है। हिंदी वर्ड जो हम आज के डेट में बोलते हैं या फिर गुजराती जो बोलते हैं, ये सबका बैकग्राउंड कहाँ से आता है, अपभ्रंशा से। और मिडिवियल एज में जो मिडिवियल संस्कृत थी वहां का ये टर्म है। तो अब आप ऑप्शन देखो, आउटकास्ट अमंग राजपूत्स, नो। Deviations from Vedic ritual, no. Early form of some of the modern Indian languages, yes. So C is the correct option. Non-Sanskrit versus meter, no. अब आप देखो, मिडिवियल संस्कृत में अपभ्रंशा रेफर्स टू अर्ली फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये डायलेक्ट जो थे ये इवॉल्व फ्रॉम प्राकृत लैंग्वेज। आपको पता होगा कि इंडिया में क्या प्राकृत लैंग्वेज फॉलो होता था, एंड मार्क द लिंग्विस्टिक शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल संस्कृत। अपभ्रंशा लैंग्वेज फीचर्ड सिंप्लीफाइड ग्रामर, वर्नाक्युलर वोकैबुलरी एंड फोनेटिक चेंजेस। सिंप्लीफाइड ग्रामर था, इसीलिए बोलना ईजी था। वर्नाक्युलर वोकैब का इंक्लूजन भी था, इसीलिए मैंने आपको बोला
बोला कि गुजराती लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये सब का क्या है, ये अर्ली फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का जो बेस बनाता है और ये अपभ्रंश से ही ओरिजिनेट हुआ है. सो इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली, गुजराती. ठीक है. ट्रांजिशन जो अपभ्रंश से टू डिस्टिंक्ट लैंग्वेज अकर्ड ओवर सेंचुरी, रिफ्लेक्टिंग द डायनेमिक्स नेचर ऑफ लैंग्वेज इवोल्यूशन. ठीक है. आगे देखते हैं. द रिवर मोस्ट मेंशन, ये नहीं कह रहा है कि द रिवर ओनली रिवर मेंशन, बल्कि रिवर जिसका सबसे ज्यादा बार वर्णन है अर्ली वैदिक लिटरेचर में. अब आपको पता होगा कि वैदिक फेज जो है वो 2 पार्ट में बट जाता है. पहला होता है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो हम कब का कैलकुलेट करते हैं, 1500 से 1000 BC, और जो लेटर वैदिक पीरियड कैलकुलेट करते हैं हम 1000 से 600 BC. कहते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में एक लिखा गया था लिटरेचर, दैट इज ऋग्वेदा. और बाकी जो 3 वेदा है जैसे कि यजुर, साम और अथर्व, इसको हमने लिखा था कब, लेटर वैदिक पीरियड में. तो ये अर्ली वैदिक पीरियड में मोस्टली जो रिवर का नाम मेंशन है वो कौन सा है, तो वो है सिंधु. आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जाने के बाद ही वैदिक एज आई है आर्यंस के अराइवल के साथ इंडिया में. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें सिंधु ओनली नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का, ओनली नहीं है, मोस्ट है. मोस्ट है मतलब अदर रिवर्स का भी मेंशन है. यानी सुतुद्री, सुतुद्री अभी नाम है, इसको हमेशा आप याद रखना. हो सकता है यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे कि सुतुद्री किसको कहते थे, तो सुतुद्री पहले अभी जो हम सतलज नदी जानते हैं उसका नाम सुतुद्री था. गंगा है और सरस्वती जो आज के डेट में क्या हो गई है, ड्राई हो गई है. तो सिंधु का, यानी कि सिंधु का एक और नाम क्या है, इंडस. राइट. सो बेसिकली सिंधु का नाम, इंडस का नाम बहुत सबसे ज्यादा बार मेंशन है. सतलज का, सुतुद्री का भी नाम अर्ली वेदा में मेंशन है, लेकिन सिंधु से कम टाइम में मेंशन है. सरस्वती का भी अर्ली वेदा में मेंशन है, लेकिन सिंधु से कम मेंशन है. और गंगा का तो अर्ली वेदा में मेंशन ही नहीं है. गंगा का कब है, लेटर वैदिक पीरियड में मेंशन है. ठीक है. यानी लेटर वेदास जो 3 लिखा गया उसमें मेंशन है. अब हम चलते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए. ठीक है. अब सिंधु रिवर के बारे में आप जरूर पढ़ लेना. सुतुद्री सतलुज को कहते थे, ये आपको जानना जरूरी है. यहाँ पे ऋग्वेदा में सतलुज प्रोतो पंजाब ये बताया है. ये सरस्वती रिवर जो है वो एक प्रोमिनेंट है वैदिक टेक्स्ट में, लेकिन ऋग्वेदा में भी, लेकिन ये इतना नहीं मेंशन है जितना कि वो रिवर मेंशन है विच इज इंडस. ठीक है. जिसको कि इंडस को क्या कहते थे, इंडस को हम सिंधु भी कहते थे. अब देखो गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी एक सैक्रेड रिवर है और अर्ली वैदिक टेक्स्ट में ये मेंशन नहीं है. ठीक है. और एक आध बार मेंशन भी है, तो उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन नहीं है. गंगा जो है वो लेटर वैदिक एज में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है. अब हम चलते हैं प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन लाइफ ऑफ कृष्णा. प्रेम वाटिका क्या है, लाइफ ऑफ कृष्णा पे पोएम्स है. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पीवाईक्यू को डायरेक्ट भी यूपीएससी पूछती है इसी वाले सेशन में, तो प्लीज ध्यान देना इस पे. हो सकता है कि प्रेम वाटिका भी रिपीट हो जाए बाद में. कृष्णा की लाइफ पे है, वो किसने कंपोज किया था, तो ये कंपोज किया था रसखान ने. ठीक है. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका, जो कि स्ट्रेटली आपसे यही चीज पूछ रहा है. इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको कुछ चीजें जाननी है, जो कि है कि रसखान कौन थे. तो रसखान को शेख इब्राहिम भी कहते थे और ये 16th सेंचुरी के पोएट थे और बहुत बड़े फॉलोअर थे कृष्णा के. मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने ब्यूटीफुल पोएम कृष्णा के लिए कंपोज की थी. ठीक है. जो कि लव बिटवीन कृष्णा एंड राधा दिखाता है. प्रेम वाटिका, प्रेम. ओके. बिहारी भी एक 17th सेंचुरी के हिंदी पोएट ही थे और उन्होंने बिहारी सत्साई लिखी थी. ठीक है. और ये बेसिकली ब्रज भाषा की डायलेक्ट की कलेक्शन है और ये लव एंड डिवोशन दिखाता है. ठीक है. एक्सक्विजिट. अब देखो सूरदास जो थे, ही वॉज अ 16th सेंचुरी ब्लाइंड पोएट. ठीक है. और ये अपने डिवोशनल सॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं लॉर्ड कृष्णा के. उनका जो वर्क था उसका नाम था सूरसागर. ठीक है. और ये बेसिकली सूरसागर लव को नहीं दिखाता था, बल्कि कृष्णा के चाइल्डहुड को दिखाता था. कबीर 15वीं सदी के एक मिस्टिक पोएट थे. कबीर पैदाइशी क्या थे, ही वॉज जुलाहा मतलब वीवर थे. ठीक है. और इन्होंने दोहा लिखा था, जिसको कि इसके फॉलोअर्स जो हैं, कबीर के फॉलोअर्स जो हैं, इनको क्या बोलते हैं, कबीर पंथीज भी बोले जाते हैं. और उन्होंने अब
स्पिरिचुअलिटी की बात बताई थी। इन्होंने हिंदू और इस्लाम के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको खत्म करने की बात की थी। इन्होंने बोला था कि भगवान जो है वो एक है, और सिंक्रेटिक अप्रोच इन्होंने दिखाया था स्पिरिचुअलिटी को। इन्होंने आइडल वर्शिप को जो है वो मना किया था। इनका कहना था कि अगर पत्थर पूज के भगवान मिल जाता है तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं, पत्थर पूजत रब मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा ये कहते थे। तो इनका बेसिकली रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्सी था उस पे क्या था, उस पे अटैक था, और इन्होंने डायरेक्ट पर्सनल कलेक्शन की बात की थी, किससे, डिवाइन पावर से। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसखान हो जाएगा। अब चलो, इन्होंने लव के बारे में बताया था, कृष्णा और राधा की, और लिखा था क्या, प्रेम वाटिका। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन cosmogenic ideas, the sequential order of the cycle of 4 एओन, the 4 युग। तो आपको बहुत ही इजी है ये तो, कृता, त्रेता, द्वापर, काली, है ना। सो क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 7 का। कृत युग सबसे पहले आया था, त्रेता उसके बाद आया था, द्वापर युग उसके बाद था, और काली युग उसके बाद था। और अभी कौन सा टाइम चल रहा है, कलयुग ही चल रहा है, काली युग। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, कृतयुग को क्या कहा जाता था, सतयुग भी कहा जाता था। कृतयुग को और क्या कहा जाता था, सतयुग। ठीक है, तो बेसिकली कृतयुग फर्स्ट युग है, ट्रुथ, वर्च्यू और राइटियसनेस की। त्रेता युग क्या है, सेकंड युग है, जिसमें डिक्लाइन ऑफ वर्च्यू होता है और राइज होता है ह्यूमन एम्बिशन और डिजायर का। द्वापर युग क्या है, थर्ड युग है, जिसमें और भी ज्यादा वर्च्यू का डिक्लाइन होता है और इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड सफरिंग। काली युग, अभी का जो युग है, कलयुग, फाइनल स्टेज, ये मॉरल डिके हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, एंड प्रेवलेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसेप्शन, मतलब कि धोखेधाड़ी का युग, है ना। अब चलते हैं सूफी सेंट के क्वेश्चन पे। सूफी सेंट हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड। कौन से सूफी सेंट ने बोला था, तो अगर आपने अजमेर शरीफ पुष्कर गए होंगे तो वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इनको गरीब नवाज भी कहा जाता था, गरीब नवाज, राइट। तो इन्होंने बोला था कि सूफी सेंट ये थे जिन्होंने बोला था क्या, कि डिवोशनल म्यूजिक ही एक तरीका है जिससे कि आप भगवान के क्लोज हो सकते हो। और डिवोशनल म्यूजिक कैसे, कव्वाली, कव्वाली, राइट, कव्वाली गा करके। तो आप देखते होंगे कि शाम में जो कव्वाली गाते हैं उस मोमेंट को क्या कहते हैं, उस मोमेंट को समा कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। और ये कौन से सिलसिला के थे, आपको पता होगा कि सूफिज्म जब इंडिया में आया है तो टोटल सूफिज्म में 12 सिलसिलास थी। ठीक है, इसमें से कुछ ही सिलसिला इंडिया में फेमस हुआ, जैसे कादरी, नक्शबंदी, ठीक है, चिश्ती एंड सुहरवादी। और ये जो थे गरीब नवाज, ये सुहरवादी सिलसिला के थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज भी इनको कहते थे, ये एक सूफी संत थे, चिश्ती ऑर्डर के थे। इन्होंने डिवोशनल म्यूजिक पे सिग्निफिकेंस दिया, और क्या, पर्टिकुलरली कवाली, जो कि आप क्लोज हो सकते हो गॉड से। चिश्ती बिलीव दैट म्यूजिक विल एलिवेट द सोल, प्योरीफाई द हार्ट एंड फॉस्टर डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन। नाउ आई टेल यू वन थिंग, सूफिज्म पे यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद भी 2021-22 में आया था ये क्वेश्चन, जो हम डिस्कस भी करेंगे। किस चीज के बारे में, कि सूफिज्म क्या मेडिटेशन की बात करती है, क्या एस्केटिक लाइफ की बात करती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रिक्ट मेडिटेशन, स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करती है, तो हाँ करती है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, सूफिज्म में क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। ठीक है, अब देखो, अब इनके म्यूजिकल सेशंस को क्या कहते थे, समा कहते थे। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे है, 6th सेंचुरी बीसी। अब देखते हैं कॉमन क्या है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनांस एंड एंजॉयमेंट। नहीं, ये कॉमन नहीं है। ये जो है एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनांस एंड एंजॉयमेंट, ये कौन बोलता है, अवॉइडेंस। अब एक्सट्रीमिटीज आप फिनांस की अवॉइड करो, ये कहता है कौन, बुद्धिज्म। लेकिन आप फिनांस करो और आप इंजॉयमेंट को अवॉइड करो, ये क्या कहता है, जैनिज्म। सो जैनिज्म वाज स्ट्रिक्टर देन बुद्धिज्म। तो दोनों एक चीज को नहीं मानते थे, ये गलत हो जाएगा। आप 1 को आप एलिमिनेट करो, आपको खुद ही आंसर निकल गया एलिमिनेशन प्रोसेस से 2, 3, 4। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। इंडेफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, यस। डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, अगेन यस। नॉन इंजरी टू द एनिमल लाइफ, अगेन यस। सो बेसिकली 2, 3, 4, क्योंकि काउ स्लॉटरिंग पे इन्होंने मना किया था।
और सिमिलरली बुद्धिज्म ने मना किया था और सिमिलरली जैनिज्म ने भी एनिमल लाइफ को इंजरी नहीं पहुंचाने के लिए कहा था। तो 2, 3, 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो आपको पता है कि जैन की जो कंपाइलेशन है उसको क्या बोलते हैं, उसको अगामास बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो, अब एक बात बताओ कि बुद्धिज्म के कंपाइलेशन को, बुद्धा के कंपाइलेशन को क्या बोलते हैं, बताओ। तो आपको पता होगा कि इनको क्या बोलते हैं, इनको पित्तिकास बोलते हैं। आपको पता होगा 3 पित्तिका थे, विनय, सुत और अभिधम पित्तिका, राइट। तो अब चलो थेरी गाथा, थेरी गाथा इज द करेक्ट आंसर क्योंकि इट इज अबाउट व्हाट, बुद्धिज्म। ठीक है, थेरी गाथा क्या है, थेरी गाथा बुद्धिज्म के बारे में है। और ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली जैन लिटरेचर के बारे में सवाल आते ही रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से, इवन 2021 एंड लेटर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सूत्र कृतंग ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, अकरंग सूत्रा ये भी बुद्धिस्ट है और बृहत कल्प सूत्रा भी बुद्धिस्ट है। तेरी गाथा इज नॉट सॉरी बुद्धिस्ट नहीं, सॉरी, सूत्र कृतंग इज जैन टेक्स्ट। ठीक है, अकरंग सूत्रा जैन टेक्स्ट एंड बृहत कल्प सूत्रा इज जैन टेक्स्ट। तेरी गाथा इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब हम एक बार देखते हैं तेरी गाथा क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय अर्ली बुद्धिस्ट नन्स। ठीक है, ये पाली कैनन का है। अब देखो, अब ये फीमेल्स ने लिखा है ये, तो ये आप याद रखना कि तेरी गाथा किसने लिखा है, फीमेल्स ने लिखा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो अकरांग सूत्र क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट। उसी तरह से सूत्रा कृतंग क्या है, इट इज ऑल्सो जैन स्क्रिप्चर। बृहत कल्प सूत्रा क्या है, तो इट इज ऑल्सो अ जैन टेक्स्ट। गोइंग ऑन, नाश्तालिक, नाश्तालिक कुछ भी नहीं थी, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से। इवन एक एनसीईआरटी के कॉर्नर में इनका ऐसा कुछ डिजाइन सा भी बना हुआ है। इट इज अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मिडीवियल इंडिया। ठीक है, ये पर्शियन स्क्रिप्ट थी नाश्तालिक, जिसको कि आप कहते हो कि कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट, कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट। ठीक है, इसी को कहते थे नाश्तालिक और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप ये देखो कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन से, इस क्वेश्चन में ऑप्शन से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2021 में। कैसे, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये आप 2021 में या 19 में पूछा है, शायद 2019 में पूछा है। कैसे, इसका आप ऑप्शन देखो, अ राग कंपोज्ड बाय तानसेन। राग और तानसेन में 2021 में क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा, सॉरी 19 में क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा कि मियाँ का टाइटल तानसेन को किसने दिया था, उसमें था, ऑप्शंस थे, अकबर ने दिया था ये टाइटल। ठीक है, और उसके बाद राग कंपोज किया था तानसेन, कंपोज डिफरेंट रागाज, एक ऑप्शन ये था। ये भी सही क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन सही था कि यस तानसेन ने डिफरेंट राग कंपोज किया है। और तानसेन को मियाँ का टाइटल जो है वो अकबर ने दिया है कि नहीं, ये पूछा गया था। तो आप देखो कि ऑप्शन से कैसे यूपीएससी में 2019 में यूपीएससी ने क्या बनाया है, क्वेश्चन बनाए हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ऑप्शंस पे भी आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शंस पे भी आप उतना ही इक्वली काम करो जितना कि आप सही आंसर पे कर रहे हो। अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राग और तानसेन के बारे में कि ये किसके कोर्ट में थे, है ना, रीवा के कोर्ट में थे, कौन से कोर्ट में थे और कहाँ से फिर ये अकबर के पास आए थे, और मियाँ का इनको टाइटल किसने दिया था, तानसेन ने कौन कौन से ध्रुपद लिखा था, नहीं लिखा था, कौन सी म्यूजिक का इन्होंने मतलब कि ये नया लेकर के आए थे स्टाइल। आपको सब कुछ जो है वो पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं क्या, माइनिंग। कौन सा माइनिंग, ऑप्शंस माइनिंग। डीपली आप ऑप्शंस को एनालाइज करो। ठीक है, सेस लेविड बाय मुगल रूलर्स, नो। अ मैनुअल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द उलेमास, नहीं। ठीक है, उलेमास कौन थे, वो नोबल प्रीस्ट थे। चलो, सो ए आंसर हो जाएगा। पर्शियन स्क्रिप्ट होती थी जो कि मिडीवियल इंडिया में यूज होती थी। नाश्तालिक इज अ कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर राइटिंग पर्शियन, उर्दू एंड अदर रिलेटेड लैंग्वेजेस। एकदम ऐसे लिखी जाती थी। इट डेवलप्ड इन ईरान एंड बिकम वाइडली यूज्ड इन मिडीवियल इंडिया फॉर एलिगेंट फ्लोइंग स्टाइल।
अब देखो राग किन्होंने, ध्रुपद किन्होंने कंपोज किया था? तानसेन ने, अ लेजेंडरी म्यूजिशियन अकबर के कोर्ट में, ठीक है, इन्होंने मेनी रागास को कंपोज किया था। सेस लेविड ऑन मुगल, सेस द लेविड टैक्सेस विच द मुगल रूल इम्पोज बट नॉट रिलेटेड टू नाश्तालिक, मुगल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी नाश्तालिक से रिलेटेड नहीं है। अब देखो मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनथ, ये क्या है, इसी का मैं आपको बता रही थी, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, रिपीटेड सेम वर्ड टू वर्ड, इट हैज बीन रिपीटेड, क्या, वर्ड टू वर्ड। कैसे, ये क्वेश्चन आपका आप चेक कर लेना कि आपको यूपीएससी में 2019 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखो 2019 में यूपीएससी ने हिस्ट्री से क्या किया, पहले तो तानसेन के ऑप्शन से क्वेश्चन दिया और प्लस सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनेथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो इट वाज नन अदर देन जहांगीर, ठीक है, जहांगीर को और क्या कहा जाता था, प्रिंस सलीम। ओके, सो बेसिकली मुगल पेंटिंग इनके टाइम पे हाइट पे, जेनिथ पे पहुंचा था, जिसमें से कि ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन फिगरिन, मतलब कि फाउना फ्लोरा प्लस ह्यूमन को इंडिविजुअल पोर्ट्रेट को भी बहुत ज्यादा क्या मिला था, पुश मिला था, ठीक है। अभी देखो हुमायूं ने सबसे पहले जो है, बाबर को तो उतना टाइम ही नहीं मिला, हुमायूं ने सबसे पहले मुगल कोर्ट में पेंटिंग को इंट्रोड्यूस कराया। कैसे, जब वो 1540 से लेकर के और 1555 तक ऑलमोस्ट कहाँ थे, रिफ्यूजी में थे, एग्जाइल में थे। तो जब वो सेंट्रल एशिया से वापस आए तो वो अपने साथ 2 पेंटर्स को लेकर के आए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समाद। उसी के बाद मुगल्स में जो है वो पेंटिंग का कल्चर स्टार्ट हुआ और अकबर के टाइम पे सबसे पहले यूरोपियन पेंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये क्वेश्चन भी है, आपको याद होगा हमने 1993 के क्वेश्चन में डिस्कस किया था। देखो कैसे पुराने क्वेश्चन से नए क्वेश्चन बनते हैं। अकबर के टाइम पे पोर्टुगीज ने यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस कराया था। शाहजहां के टाइम पे पेंटिंग में पर्ल्स, स्टोन्स एंड जेम्स को, मतलब हीरे मोती को यूज किया जाने लगा था, कलरफुल पेंटिंग। और जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग जेनेथ पे, हाइट पे पहुंची थी, इंडिविजुअल पेंटिंग प्लस फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट सेम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन 2019 में, आप यूपीएससी पीवाईक्यू देख लेना। चलो अब इसका डिटेल खुद से पढ़ लेना, आपको मिल जाएगी पीपीटी। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर इट। ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इट वाज नन अदर देन डुप्ले, राइट। और देखो रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, ये 1764 और 1757 में 57 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने लड़ाई भी करी थी, अगर आपको याद होगा तो। अल्बर्ट थे, ही इज द फाउंडर ऑफ द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो आप देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डुप्ले, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर थे, ही वॉज अ फ्रेंच गवर्नर, ठीक है। अब देखो फ्रांकोइस ड्यूप्ले, द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी, वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस टू अक्वायर टेरिटरीज फॉर फ्रांस। मतलब ये निजाम वगैरह में, इन सब में लड़ाई लगवाते थे एक तरह से। अब देखो इंटरनल क्वेरल का ये फायदा उठाते थे। रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ऑफिशियल, प्लेड अ की रोल इन एस्टैब्लिशिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंस इन इंडिया, स्पेशली थ्रू विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी 1757, ठीक है। अल्फोंसो डी अल्बर्ग, अब आपको बता दें रॉबर्ट क्लाइव ऐसे थे गवर्नर जिन्होंने, ब्रिटिश ऑफिशियल जिन्होंने कि फाइनली सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उन पे ब्रिटेन पार्लियामेंट में करप्शन के चार्जेस लगे थे। तो आप ये याद रखना पॉइंट, ठीक है। अब देखो अल्फोंसो डी अल्बर्ग पोर्टुगीज नोबलमैन थे, ही इज द नोन एज द रियल स्टैब्लिशर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अल्बर्ग से पहले कौन आए थे बताओ, फ्रांसिस डी अल्मेडा। तो अल्मेडा क्यों जाने जाते हैं, अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, लेकिन रियल स्टैब्लिशर ये नहीं है पोर्टुगीज पावर के, कौन है, अल्बर्ग है। अल्बर्ग ही थे जिन्होंने कि गोवा में स्टैब्लिशमेंट करके अपनी पोर्टुगीज की पावर एंड उसके बाद इंडियन फीमेल से शादी करानी स्टार्ट करी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, ठीक है। अब देखो वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द पिविटल फिगर इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। अब देखो यू माइट सी अ फ्यू क्यूरियस डेन्स अराउंड, बट दैट इज बिकॉज यूज्ड टू बी अ डैनिश आउटपोस्ट। दिस क्वेंट टाउन
is for its fort and its beautiful church, a New Jerusalem, empty streets and deserted beach front in quaint gem. This place refers to. अब ये है ना, मैंने बताया ना, अब देखो कितने टोटल 30 क्वेश्चंस आए हैं आपके, किसमें 30 क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ और सिर्फ 1996 में। तो 30 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो क्या होगा, आपका बाउंसर होगा। तो आप इसको एज अ बाउंसर क्वेश्चन ही समझ सकते हो, इस पे आप ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ये वर्णन वैसे कर रहा है किसके बारे में, तो तमिलनाडु कोस्ट के बारे में। अब देखो, अ प्लेस रेफर टू इन quotation is Tranquebar, also known as Tharagambandi, located on Tamil Nadu coast, quaint town of Danish outpost during colonial era and served as a major center for Danish activities. ट्रैंक्यूबार को जाना जाता था अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए एंड फीचर्स ऑफ अ फोर्ट एंड ब्यूटीफुल जेरूसलम चर्च विच अलाइंस विद डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड। टाउन सीरीन और डिजर्टेड एटमोस्फेयर था अलॉन्ग विद कोलोनियल आर्किटेक्चर। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ बाउंसर ऑफ यूपीएससी। सो यू मे अवॉइड दिस ऑल्सो, बट क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप कोशिश करना कि आप इसको ट्रैंक्यूबार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, ट्रैंक्यूबार और इसको थारागंडबाड़ी भी कहते थे। ठीक है, थारागंबाड़ी, सो दैट यू हैव टू बेसिकली लर्न। बस आप यही चीज जान लो, ये काफी है। और ये क्या था, डैनिश ट्रेडिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होती थी। बस ये 3 पॉइंट आप जान लो इसमें। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, यस, नो, दिस इज द 15th क्वेश्चन, वी हैव टोटल 60। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स इन बंगाल। ठीक है, फोर्ट विलियम्स बंगाल में था। तो अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछती हूँ कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ था, जॉर्ज कहाँ था, प्लीज आप अपने ऑप्शन में लिखना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर। अब देखो, अब अर्ल ऑफ मार्क्विस, ठीक है, इतना डिटेल में गिलबर्ट जॉन इलियट मुरे, लुई माउंटबेटन, अर्ल ऑफ बर्मा, ठीक है, अभी जेम्स एंड्रयू बॉन रामसे, मार्किस ऑफ डलहाउजी, आर्किबेल प्रेविसी, क्या प्रेविकिल वेविल, ठीक है, अर्ल वेविल, इतना आपको डिटेल में जो है यूपीएससी विल नॉट आस्क। ठीक है, दिस इज ऑल्सो, मैंने बोला ना 2 क्वेश्चन, तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच इज नथिंग बट अ बाउंसर। ठीक है, बट देन यू हैव टू रिमेंबर इट, तो आप इसको याद कर लेना कि 1 का होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का 1 का सी, बी का 3, डी का 4 और 4 का ए। सो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, यानी गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स ऑफ बंगाल कौन है, चार्ल्स कॉर्नवालिस, सेकंड अर्ल ऑफ मार्किस। बी का 3 हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट 1833, इसका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। ठीक है, 1 का सी, बी का हो जाएगा 2 का हो जाएगा क्या, बी, जेम्स एंड्रूज ब्राउन रामसे, मार्किस ऑफ डलहाउजी, गवर्नर जनरल वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है वो कौन हो जाएगा, 3 का हो जाएगा डी, सो लुई माउंटबेटन एंड अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा, और 4 का हो जाएगा ए, 4 का ये हो जाएगा। ठीक है, सो 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। इसको आप याद कर लेना, इसको आप एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, बट अगेन आई वुड से दिस इज नथिंग बट द बाउंसर ऑफ यूपीएससी। तो आप इस पे ज्यादा भी फोकस नहीं करना, जो आपके हाथ में जो 28 क्वेश्चंस है विच आर नथिंग बट द लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर यू, आप उस पर ज्यादा ध्यान देना। हम क्या करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन से स्ट्रेस्ड होकर के हम 28 खराब कर लेते हैं, जबकि ये आपको नहीं करना है। सिलेक्शन आपको यही क्वेश्चंस दिलाएंगे। जानबूझ करके 1 to 2 क्वेश्चन ऐसे दी जाती है कि आप भी थोड़ा सा क्या हो जाओ, डर जाओ या फिर कंफ्यूज हो जाओ। मूविंग ऑन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट बिलीव इन ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब समझ लो कि कांग्रेस को जो सपोर्ट कर रहा था, चाहे तो वो मॉडरेट है चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट है, तो आखिर कांग्रेस का ही पार्ट, तो ऑब्वियसली ये दादा भाई नौरोजी जो कि एक मॉडरेट थे, इसकी ड्रेन ऑफ वेल्थ को तो वो सपोर्ट करेंगे ही कि ब्रिटिश ने हमें एक्सप्लॉइट किया है और हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रूल करके हमें एक मेयर क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ब्रिटेन में बूस्ट करने के लिए। इसीलिए कहा भी जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन हैपेंड साइमल्टेनियसली विद द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। यानी तिलक तो सपोर्ट करेंगे, यानी कि ही बिलीव्ड, so this would be the आरसी दत्त, बिल्कुल ही बिलीव्ड, क्योंकि आरसी दत्त ने तो खुद भी कितनी किताब लिखी है, राइट। अब देखो एमजी रनाडे, नहीं ये भी बिलीव करेंगे। सर सैयद अहमद खान,
ये नहीं करेंगे बिलीव, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ थे। और आपको पता होगा कि एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने स्टैब्लिश की थी, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल में मेन इस्तेमाल किसका करते थे? सर सैयद अहमद खान का। सो द आंसर वुड बी डी। सर सैयद अहमद खान डिड नॉट बिलीव इन दादा भाई नारोजी's ड्रेन थ्योरी, which argued that significant portion of India's wealth was being drained to Britain, impoverishing India's population. Sir Sayyad had a different perspective and focused more on educational. सैयद अहमद खान ने ज़्यादातर सोशल रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म को अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने अबॉलिश किया था क्या, मतलब मना किया था, अपोज किया था क्या? पर्दा सिस्टम। इन्होंने फीमेल को मदरसा से हटके क्या मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की थी, और ये ज़्यादा सोशल और एजुकेशनल कॉज पे फोकस करते थे। तिलक, प्रोमिनेंट लीडर इन इंडियन इंडिपेंडेंस हु सपोर्टेड दादा भाई नारोजी ड्रेन थ्योरी, उन्होंने बिलीव भी किया था कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रही है, और इन्होंने, तिलक ने, सेल्फ रूल को सपोर्ट और एडवोकेट भी किया था। आरसी दत्त एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, और एंड्रोस द ड्रेन थ्योरी। आरसी दत्त ने खुद भी किताब लिखी थी, कौन सी? 1904 में दादा भाई नौरोजी की किताब पब्लिश हुई थी, 1901 में हुई थी। कौन सी? ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाली। तो आरसी दत्त की कौन सी किताब थी? इट वॉज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1904। ओके, और दादा भाई नारोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली जो किताब थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने, नारोजी ने, ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था। एमजी रानाडे जो थे ये सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सपोर्टेड द ड्रेन थ्योरी। ही बिलीव दैट ब्रिटिश रूल वाज डिट्रीमेंटल टू इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि एमजी रानाडे का 1996 में इनसे रिलेटेड भी जो है यूपीएससी ने क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है। आगे हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो हम अभी सेकेंड पार्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं, आप सेकेंड पार्ट जरूर देखना, इसका हम दूसरा एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो फिर आपका टोटल मिला करके 30 क्वेश्चन जो है वो कवर होगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डिस्कशन, ये वाला सेशन समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।